फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन मार्केट इकॉनमी। अच्छा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मार्केट इकॉनमी क्या होती है। मार्केट इकॉनमी ऐसी इकॉनमी होती है जिसमें प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। और वो जो प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं उनके दरमियान अनरिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन होता है, ठीक है। वो compete करते हैं प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में, और जो प्राइसेस हैं वो मार्केट डिटरमिन करती है, ठीक है, बाय लार्ज। ऐसी इकॉनमी को हम कहते हैं मार्केट इकॉनमी। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो भी एक मार्केट इकॉनमी है। अब डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो गवर्नमेंट परफॉर्म करती है इस मार्केट इकॉनमी में, ठीक है। सबसे पहले गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, लॉज बनाती है, ठीक है। उन लॉज का मकसद ये होता है कि जो प्रोडक्ट डिलीवर हो लोगों को उसकी क्वालिटी को इंश्योर कर सके गवर्नमेंट, उसके स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी को इंश्योर कर सके, और जितने भी बिजनेसेस हैं या जितने भी जो कह लें कि कारोबार है मुल्क के अंदर, वो किसी लॉ के तहत वो गवर्न हो सकें, ठीक है। तो इस वजह से जो सबसे पहला फंक्शन है गवर्नमेंट का वो एक है कि जितने भी कह लें कि पार्टिसिपेंट बायर या सेलर हैं जो कि अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, उनकी क्वालिटी को गवर्नमेंट इंश्योर कर सके। फॉर एग्जांपल, अब जो फूड प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर एक लॉ है कि आपने एक्सपायरी डेट लिखनी है। तो ये कैसे इंश्योर किया गवर्नमेंट ने कि लॉ बना दिया कि जो भी फूड आइटम्स होंगी उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखना लाजमी है। इसी तरह से जो फार्मास्यूटिकल्स हैं जैसे कि मेडिसन है उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखना या उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिपार्टमेंट या रूल्स या लॉ बनाए हैं। क्या इसी तरह से जैसे फूड डिपार्टमेंट है वो रेस्टोरेंट्स जो हैं उनको विजिट करता है और देखता है कि क्या सब क्वालिटी प्रोडक्ट तो नहीं एक रेस्टोरेंट वाले बना के लोगों को सेल कर रहे। इसी तरह से जो सेकंड फंक्शन है गवर्नमेंट का वो है कि वो मार्केट इकॉनमी में कंपटीशन जो है उसको इंश्योर करती है, ठीक है। अब कंपटीशन इंश्योर कैसे होता है कि जो सेलर है एक सेलर दूसरे से डोमिनेट ना करे, सबके लिए एक लेवल ग्राउंड हो, एक कह लें कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड हो, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है तो वो पूरी इंडस्ट्री के लिए आती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉलिसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए आई है तो उसका इतलाक पूरी इंडस्ट्री पे होता है। टोयोटा ने भी इसको फॉलो करना है, होंडा ने भी फॉलो करना है। तो गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि जी एक पर्टिकुलर कंपनी को फेवर करे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल नहीं बनाएगी कि खाली जिससे टोयोटा को फायदा हो। गवर्नमेंट ऐसा रूल हमेशा बनाएगी जिससे कि पूरी इंडस्ट्री को फायदा हो, या पूरी इंडस्ट्री पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगनी है तो पूरी इंडस्ट्री पर लगे, ठीक है। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो जो भी गवर्नमेंट रूल बनाएगी उसका इतलाक जो है होंडा, टोयोटा, हुंडई जितने भी ऑटोमोबाइल फर्म्स हैं उन सब पे होगा, ठीक है। तो सेकंड जो मेन फंक्शन है गवर्नमेंट का वो है कि गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि मार्केट में कंपटीशन रहे और कोई एक सेलर दूसरे से डोमिनेट ना कर सके। अब थर्ड मेन जो रोल है गवर्नमेंट का इन मार्केट इकॉनमी दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब गवर्नमेंट कैसे करती है? थ्रू इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस। अब गवर्नमेंट आपको पता है कि इनकम टैक्स लगाती है, जिसकी इनकम ज़्यादा है उस पर ज़्यादा इनकम टैक्स लगता है, ठीक है। और ऐसे तबके जिनकी इनकम कम है उन पे इनकम टैक्स नहीं लगता। तो इसका मेन मकसद क्या होता है कि इनकम की रीडिस्ट्रीब्यूशन की जा सके सोसाइटी में। ऐसा तबका जिसकी रिसोर्सेज कम है या जिसके पास कम वसाइल है उसमें गवर्नमेंट क्या है कि थ्रू डिफरेंट स्कीम्स या डिफरेंट कह लें कि एक्टिविटीज़ उनको बेनिफिट दे सके, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल है? जब गवर्नमेंट ऐसे लोग जिनकी इनकम हाई है उनको ज़्यादा टैक्स लगाएगी, उनसे पैसे कलेक्ट करेगी, और फिर क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं हेल्थ की या स्टडीज़ की उन पे पैसे लगाती है, और ऐसा तबका जो कि नीचे है, लोअर क्लास है, उसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करती है सो दैट उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो सके, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ मार्केट रिलेटेड फंक्शन क्या है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब गवर्नमेंट अगर ये समझती है कि एक जो सेक्टर है इकोनॉमी का वो बिल्कुल बैठ चुका है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि रिसोर्सेज को उधर रीएलोकेट करेगी सो दैट वो वाला सेक्टर जो है वो बूम करे। फॉर एग्जांपल अगर हम ये समझें, पाकिस्तान की एग्जांपल लें कि इन रिसेंट टाइम हम देखते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की है वो सफ़र कर रही है, ठीक है। उनकी कह लें कि प्रोडक्शन बड़ी मिनिमम हो चुकी है। उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं।
फॉर एग्जांपल वन रीज़न ये है कि हमारी कॉटन की प्रोडक्शन लोकल बड़ी कम हो चुकी है। अब गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी बना सकती है कि वो फार्मर्स जो पहले कॉटन ग्रो करते थे और बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो कॉटन ग्रो नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव्स देगी, ठीक है, कर्जे दे सकती है आसान अकसात पे, उनको कह लें कि फ्री खाद दे सकते हैं सो दैट वो कॉटन लगाएं, कॉटन ग्रो होगी तो फिर डायरेक्टली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बूम करेगी क्योंकि उसको रॉ मटेरियल मिलेगा। इसी तरह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट इंसेंटिव्स दे के दोबारा से ओपन कर सकती है या रिसोर्सेज का रुख उसकी तरफ कर सकती है। लाइक उनको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सस्ती मुहैया करके या जो उनके जो टैक्स रेट्स उन पे जो इम्प्लीमेंट होते हैं उनमें कमी करके। अच्छा, अब जो फिफ्थ मेजर फंक्शन है गवर्नमेंट का इन मार्केट इकानमी, दैट इज स्टेबलाइजेशन ऑफ द एग्रीगेट इकानमी। आपको पता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसका काम होता है कि मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी दोनों देना, ठीक है, बिकॉज ये जो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी है ये डायरेक्टली लिंक करती है इन्फ्लेशन के साथ एंड ये लिंक करती है आपकी जीडीपी के साथ और आपकी एम्प्लॉयमेंट के साथ, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि वो ऐसी फिजिकल पॉलिसी बनाए या ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाए जिससे जो इकानमी है उसको बूस्ट मिले, जो जीडीपी है आपके मुल्क का वो इंक्रीज करे, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो और प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट और ये कम से कम हो सकें और जो गैप है आपके अमीर अफराद में और जो गरीब अफराद है उनमें गैप जो है वो कम हो सके। तो जो ओवरऑल स्टेबलाइजेशन ऑफ इकानमी है वो भी फंक्शन है गवर्नमेंट का कि वो उसका ही काम है कि वो इकानमी को बूस्ट करे, फिजिकल पॉलिसी अच्छी दे, मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी दे सो दैट इकानमी जो है उसको बूस्ट मिल सके। अच्छा, गवर्नमेंट रोल इन पाकिस्तान, जो आर्टिकल हमने शेयर किया है उसमें हमने क्रिटिकली एनालाइज किया कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एग्रेसिवली जो कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस को फिक्स करती है, स्पेशली नेसेसिटी गुड्स जैसे मिल्क है, व्हीट है, राइस है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। आप देखते हैं कि इसमें मार्केट रेट होता है और फिर गवर्नमेंट जो है उस मार्केट रेट को मॉनिटर करती है और सेट करती है। फॉर एग्जांपल इस साल जो व्हीट है, एक मन व्हीट की कीमत गवर्नमेंट ने 1800 रुपये सेट की है, ठीक है। पिछले साल ये कीमत 1350 रुपये थी, ठीक है। अच्छा, अब डिबेट ये है कि क्या गवर्नमेंट है उसको जो कमोडिटीज़ हैं या जो चीज़ें हैं उनकी कीमत फिक्स करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकानमी एक मार्केट इकानमी है और ये जो प्रोडक्ट्स हैं मिल्क, व्हीट, राइस, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये कंपेटिटिव मार्केट में सेल होते हैं, ठीक है। ठीक है, कंपेटिटिव मार्केट में हमने जैसे कि पढ़ा कि जो मार्केट फोर्सेस हैं ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वो कीमत को डिटरमिन करती हैं। अच्छा, लेकिन जब गवर्नमेंट जो है कीमतों को का तयन करती है या उसको फिक्स कर देती है तो फिर जो मार्केट फोर्सेस हैं सप्लाई और डिमांड की उन पे क्या असर पड़ता है, ठीक है, उन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से कीमत को सेट कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि उस कीमत गवर्नमेंट की कीमत सेट करने की वजह से जो कमोडिटी है उसकी सप्लाई में भी फ़र्क पड़ सकता है और उसकी डिमांड में भी फ़र्क पड़ सकता है और जो फ्री मार्केट का मैकेनिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, इस आर्टिकल में हम डिबेट कर रहे हैं कि जो हमारे फार्मर्स हैं, ठीक है, जो व्हीट ग्रो करते हैं, राइस ग्रो करते हैं, फ्रूट ग्रो करते हैं, वेजिटेबल ग्रो करते हैं, अक्सर औक़ात गवर्नमेंट जो रेट मुतय्यन करती है या जो सेट करती है उसकी वजह से जो प्रॉफिट है फार्मर्स का वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो फार्मर है उसको अपनी क्रॉप जो है उस रेट पे सेल करनी पड़ती है जिस रेट पे गवर्नमेंट जो है उसकी प्राइस फिक्स करती है। स्पेशली व्हीट हो गया, राइस हो गया या फ्रूट, वेजिटेबल्स, इस तरह की चीज़ों में हमारी गवर्नमेंट जो है काफ़ी हद तक रेट को फिक्स करती है। जैसे कि मिल्क प्राइसेस हैं उनको भी गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करती है और फिक्स करती है और सबसे ज़्यादा इंटरवीन करती है वीट के केस में क्योंकि वीट में गवर्नमेंट का अपना अदारा भी वीट को बाई करता है, ठीक है। अब हम डिबेट कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसी है प्राइसेस को फिक्स करने की वो काफ़ी अग्रेसिव है, ठीक है। अक्सर औकात गवर्नमेंट जो है वो
तमाम स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, ठीक है, जो फार्मर है, आड़ती है, ठीक है, उसके बाद इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के जो इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, बिजनेसमैन, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, मिडल मैन, इन सब की जो राय है उसको इग्नोर करके जो रेट्स मुतय्यन करती हैं इन चीज़ों के, वो मार्केट को ठीक तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है, जो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई है उसको ठीक तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हमने देखा है कि हमारे फार्मर्स जो हैं वो काफ़ी प्रेशर में हैं, ठीक है, उनको अपनी क्रॉप की गुड प्राइसेस नहीं मिलती। जब फार्मर को अपनी क्रॉप की गुड प्राइसेस नहीं मिलती तो फिर क्या होता है कि उनके पास सेविंग्स नहीं होती। जब फार्मर्स के पास सेविंग्स नहीं होती तो वो अपने फार्म जो हैं उस पे टेक्नोलॉजी के यूज़ या कह लें कि उसको मॉडर्नाइज करने के उनके पास सकत नहीं होती, ठीक है, उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट या इतनी पैसे या इतनी सेविंग नहीं होती कि वो अपनी जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं उनको मॉडर्नाइज कर सकें, उसमें टेक्नोलॉजी का इजाफा कर सकें। तो हमारा ये डिबेट थी इस आर्टिकल में कि हमारी एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है, ठीक है, तो जो प्राइस है दैट मस्ट एक्ट एज अ रैशनल फंक्शन, और जो प्राइस है वो मार्केट को ही डिटरमिन करनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करे, ठीक है, क्योंकि जब प्राइस जो है वो हमें हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि एक्ट एज अ रैशनल फंक्शन, और ये बैलेंस मेंटेन करती है सप्लाई और डिमांड में। जैसे ही किसी चीज़ की सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड से बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएगी, तो फिर रैशनली जो फार्मर्स हैं या जो प्रोड्यूसर हैं उस चीज़ की सप्लाई को अगले दौर में कम कर देंगे या आने वाले टाइम में कम कर देंगे, बिकॉज सप्लाई बहुत ज़्यादा होने से कीमत खुद ब खुद चीज़ों की कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट इंटरवीन करने के बजाय चीज़ों की प्राइस को फिक्स करने के बजाय गवर्नमेंट को चाहिए कि जो फ्री मार्केट का मैकेनिज्म है उसको चलने दे, और प्राइस जो है उसको एज अ रैशनल फंक्शन एक्ट करने दे, सो दैट बैलेंस मेंटेन रहे सप्लाई एंड डिमांड में। जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरवीन करती है तो ये जो मैकेनिज्म है सप्लाई एंड डिमांड का ये अफेक्ट हो सकता है, और उसके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं जो कि हमने आर्टिकल में डिटेल में डिस्कस की है। सेकंड जो केस स्टडी हमने डिस्कस की है अपने आर्टिकल में दैट इज़ रिगार्डिंग रेकोडिक, ठीक है। रेकोडिक एक धात है जो कि बलूचिस्तान में पाई जाती है, ठीक है। इसकी माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने किसी फॉरेन कंपनी को दिया, और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको कैंसिल कर दिया गया, बिकॉज उसका जुडिशरी ने नोटिस लिया, बहुत सारे कंप्लेनेंट्स थे, उनके मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्ट था जो कि फॉरेन कंपनी को दिया गया था उसमें काफ़ी ज़्यादा वायलेशंस की गई थी, और जो उसकी कह लें कि प्राइस थी जो होनी चाहिए थी कॉन्ट्रैक्ट की, या जो अवार्ड गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था, उसको नज़रअंदाज किया गया और बड़े ही सस्ते दामों रेकोडिक माइनिंग का जो काम है वो फॉरेन कंपनी को दे दिया गया, ठीक है। हमने देखा कि रिसेंट टाइम में इस केस को काफ़ी मीडिया हाईलाइट मिली, ठीक है, और हमने ये खबर भी सुनी कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट में बड़ी हैवी पेनल्टी चार्ज की गई, क्योंकि पाकिस्तान ने जब फॉरेन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो दैट वाज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। अब हमें पता है कि जब भी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो दूसरे मुल्क में जाके इन्वेस्ट करती हैं तो देर आर डिफरेंट इंटरनेशनल लॉज जो कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जो होस्ट कंट्री होती है वो इंडिविजुअली या बिल्कुल एज अ सिंगल पार्टी एक्ट करके उनके जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल नहीं कर पाती, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान गवर्नमेंट का केस चलता रहा फॉरेन कंपनी के साथ, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑन डायरेक्शन ऑफ कोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से जो फॉरेन कंपनी है उसको हैवी लॉस सफ़र करना पड़ा। जो फॉरेन कंपनी है वो इंटरनेशनल कोर्ट में चली गई कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की वजह से हमें हैवी लॉस सफ़र करना पड़ा, और फिर पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट में हाई अमाउंट ऑफ पेनल्टी चार्ज की है, और अब पाकिस्तान को आइंदा आने वाले टाइम में वो पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ेगी, ठीक है। पाकिस्तान भी ऑल दो इस केस को कंटेस्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, और अपना जो ग्राउंड्स हैं उसकी बेस पे ये कह रहा है कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था फॉरेन कंपनी का
वो ऑन लीगल बेसिस किया था और उसके ग्राउंड्स बड़े क्लियर थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो लीगल इन्वायरमेंट है, ठीक है, दैट इज रियल, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इसके बारे में हम डिबेट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखें, 90s की बात है जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट किया फॉरेन कंपनी के साथ रेकोडिक की माइनिंग के लिए। ठीक है, अब मोर देन 20 ईयर्स हो चुके हैं, ना तो रेकोडिक की माइनिंग हो सकी, उसके बाद हैवी लॉसेस भी सफ़र करने पड़े गवर्नमेंट को पेनल्टी चार्जेस की मद में। ठीक है, और उसके अलावा पाकिस्तान की जो लीगल इन्वायरमेंट है या जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उस पर भी बड़े ज़्यादा नेगेटिव असरात पड़े, क्योंकि अब आज की बात की जाए तो बहुत सारी इंटरनेशनल फर्म्स जो कि रेकोडिक की माइनिंग करना चाहती हैं पाकिस्तान में, वो हेजिटेंट होंगी, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान ने एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करके फॉरेन कंपनी के साथ उसको कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि ओवरऑल पाकिस्तान को इसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इस रेकोडिक कॉन्ट्रैक्ट की कैंसिलेशन का। ठीक है, अब लेकिन हम इन इन चीज़ों से सीख सकते हैं और कुछ लेसन्स लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें पता होना चाहिए कि हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बिफोर साइनिंग अ फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल, हम क्यों किसी फॉरेन कंपनी को कहते हैं कि वो पाकिस्तान में आए और रेकोडिक की माइनिंग करे। उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान की अपनी कंपनीज इस काबिल नहीं है या उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इस बड़े लेवल पे माइनिंग कर सके। ये हमारी नीड है कि हम किसी फॉरेन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दें और वो रेकोडिक की माइनिंग करे। ठीक है, अगर उस दौर में 90s की जब हम बात करते हैं, उस वक्त अगर पाकिस्तान के पास यहाँ लोकली हमारी कंपनीज इस काबिल होती कि वो रेकोडिक की माइनिंग कर सकती, तो फिर तो डेफिनेटली लोकल कंपनीज को प्रेफर करना चाहिए था। लेकिन उस वक्त हमारे पास ऐसी कंपनीज या ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम माइनिंग कर सकते उससे रेकोडिक की। बेटर ऑप्शन यही था कि हम किसी फॉरेन कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दें। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनको बड़े ही ब्रीक बनी से देखना होता है। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उनको रिव्यू करना या उनको कैंसलेशन करना, ये आप एज अ सिंगल पार्टी नहीं कर सकते। ठीक है, पाकिस्तान ने जब कॉन्ट्रैक्ट दिया रेकोडिक का फॉरेन कंपनी को, तो पाकिस्तान के जो कोर्ट्स हैं उनको तमाम इंटरनेशनल लॉज और तमाम इंटरनेशनल जो बाइंडिंग्स हैं उनको मद्देनजर रखना चाहिए। इसके अलावा हमने ये देखा इस केस स्टडी में कि जो फेडरल गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन का बड़ा फकदान है। ठीक है, जिसकी वजह से जो इस तरह के फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें बड़ी ज़्यादा एम्बिग्युइटी पाई जाती है। ठीक है, हमें चाहिए कि हमारी नेशनल लेवल पे कोई ऐसी लीगल कमेटी हो जो कि तमाम फॉरेन इन्वेस्टमेंट या तमाम फॉरेन प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको बिफोर हेड देख सके, लीगैलिटी को देख सके, उनकी ट्रांसपेरेंसी को देख सके, और जब गवर्नमेंट बड़े लेवल पे ये फैसला करती है कि उसने ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना है किसी फॉरेन कंपनी को, तो फिर उसे बैक फायर नहीं करना चाहिए। और जो जुडिशरी है उसको भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि जब गवर्नमेंट ने तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है किसी कंपनी को, तो फिर वो अनड्यू जो है वो उसकी एक्टिविज्म अपनी ना शो करे और अनड्यू कैंसलेशंस भी ना करे, क्योंकि उससे फिर बिजनेस इन्वायरमेंट जो कंट्री की है वो बड़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है। ठीक है, इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है और फिर फ्यूचर में शायद ही कोई कंपनी हो जो कि दोबारा ये रिस्क लेके वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे। ये कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स जो हैं वो लर्न कर सकती हैं कि आइंदा जब भी कोई फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं फॉरेन कंपनीज को दिया जाए, तो जो तमाम लीगल इश्यूज हैं और जो तमाम कह लें कि ऑपरेशनल इश्यूज हैं उनको पहले से देखा जाए। ठीक है, दैट बाद में कोई एम्बिग्युइटी पैदा ना हो और इस तरह की जो कह लें कि फाइन्स हैं या पेनल्टीज़ हैं या जो कैंसलेशंस हैं वो ना सफ़र करनी पड़े, क्योंकि उससे ओवरऑल जो मुल्क है उसको नुकसान होता है और जो आपकी कह लें कि बिजनेस की आपकी इन्वायरमेंट है और आपकी जो लीगल इन्वायरमेंट है उस पर बड़ा ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है।
और फ्यूचर में जो फिर फॉरेन कंपनीज होती हैं वो रिलेक्टेंट होती हैं कि वो आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उनको पता कि हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे उसके बाद कोई बंदा हमारे खिलाफ कंप्लेंट करेगा और यहाँ और वहाँ की जुडिशरी जो है वो एक्शन ले लेगी और फिर चीज़ें पेंडिंग हो जाएंगी और चीज़ें पेंडिंग होने से जो कंपनीज हैं उनको बड़ा ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, और हमारी जो जुडिशरी है उसको भी चाहिए कि जो एग्जेक्टिव डिसीजंस हैं, जो ऑपरेशनल डिसीजंस होते हैं जो गवर्नमेंट्स लेती हैं, उनमें अनड्यू जो है वो एक्टिविज्म ना शो करे और उनकी कह लें कि कॉग्निजेंस ना लिया करें। ठीक है, उनकी कॉग्नि जुडिशरी जब इन चीज़ों की कॉग्निजेंस लेती है तो फिर चीज़ें जो हैं वो स्टे पे चली जाती हैं और वो चीज़ जो एक साल में होनी है वो फिर डिले होती उसमें बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है और जो इन्वेस्टर है उसका टाइम भी ज़ाया होता है और इसके रिसोर्सेज भी ज़ाया होती हैं।